तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग। हमने एक सर्कुलर रिंग ले लिया, उस सर्कुलर रिंग के एक्सिस के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक रिंग मान लिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। मान लिया जाए इसकी यहां पे एक्सिस के ऊपर ये एम पॉइंट मान लिया, हमें पता है एम पॉइंट मानते हैं जहां पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये हमने ले लिया एक्स डिस्टेंस, इस सेंटर से ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस एम पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। ये यहां से डिस्टेंस ए, यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी ए। अब हम क्या करते हैं, देखिए फिजिक्स के अंदर कभी भी आप कंप्लीट रिंग के कारण या कोई भी कंप्लीट चीज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। अगर आपको किसी बड़ी चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कुछ भी निकालना पड़े तो आपको सबसे पहले एक छोटे से टुकड़े का भाग का इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो भी पूछ रहा है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या करेगा, उन सब पार्ट को जोड़ के उस कंप्लीट का इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए निकाल लेते हैं जिसके ऊपर डी के चार्ज और जिसकी लेंथ क्या डीएल, इस स्मॉल टुकड़े की लेंथ डीएल है और हमने चार्ज कितना लिया, डी के। इसी प्रकार हमने इस तरफ मान लिया, इसके ऊपर भी डी के चार्ज और इसकी लेंथ कितनी होगी, डीएल के बराबर हो गई। ये दोनों बातें। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से जहां से अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स उन्हीं दो पॉइंट के बीच निकलता है जिन पॉइंट के बीच हम बात कर रहे हैं। तो हम इसके और इसके पॉइंट के बीच बात कर रहे हैं, तो हम यहां से एक ड्रॉ करेंगे, एक यहां से ड्रॉ करेंगे। ये हमारी डिस्टेंस आर होगी, ये भी हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एम पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले ही बताया था जब एम पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सबसे पहले उसकी डायरेक्शन देखते हैं, और डायरेक्शन के लिए वहां पे हम क्या पुट करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब ये डी के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगी डीई की डायरेक्शन। स्मॉल लेंथ स्मॉल चार्ज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम सब स्मॉल बात कर रहे हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये सब टुकड़े जुड़ के इस कंप्लीट रिंग का क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के बड़ा बनाना। इसी प्रकार ये जो चार्ज है, इस यूनिट चार्ज को किस तरह रिपेल करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। डायग्राम आपको ध्यान से समझना है, सब कुछ डायग्राम में है, इसके बाद इस टॉपिक में कुछ भी नहीं। ये क्या मान लिया, ये हमारे पास डीई, ये भी डीई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके कंपोनेंट बनाने हैं, ये डीई इस तरफ और डीई इस तरफ। अब हम इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे। टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे, देखिए ये हमारे पास एक डायरेक्शन है, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं डी के, एक इस तरफ एक इस तरफ हो सकता है। इसी प्रकार ये डी रहा, इसका एक इस तरफ और एक इस तरफ हो सकता है। तो देखिए इस डीई का एक कंपोनेंट ये रहा डीई कोस थीटा, क्यों, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। इस डीई का दूसरा कंपोनेंट डीई साइन थीटा। इसी प्रकार इस डी का एक कंपोनेंट ये रहा डीई कोस थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट डीई साइन थीटा। मैं फिर से बता देता हूं, इस डी के दो कंपोनेंट डीई कोस थीटा, डी साइन थीटा, इस डी के दो कंपोनेंट डीई कोस थीटा, डी साइन थीटा। अब यहां पे देखिए डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, दोनों की वैल्यू भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन क्या, अपोजिट है। ये मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि एक प्लस का 5 है, एक माइनस का 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0। मतलब डीई साइन थीटा इस डीई साइन थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, इसको कट कर देगा। तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचा, केवल डीई कोस थीटा। अगर मैं इस डीई कोस थीटा को इंटीग्रेट कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंप्लीट रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले वही थोड़ा सा इसका जो है थ्योरी पार्ट लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं, नोट डाउन कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर रिंग, लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर रिंग एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग इज एम पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइंड आउट।
ठीक है, तो हमने क्या कहा, लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर रिंग एंड एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग वी हैव टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइंड आउट। लेट अस कंसीडर ए एम पॉइंट वेयर इज टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें जो डीई है इसकी वैल्यू कितनी होती है, के डी क्यू बाय में आर स्क्वायर। देखिए कैसे आई, देखिए हमने अभी भी बताया था कि डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखिए के क्यू बाय में आर का स्क्वायर। के की वैल्यू ये रही, चार्ज डी क्यू के कारण निकाले डी क्यू रहा, आर दोनों के बीच डिस्टेंस ये रही आर स्क्वायर, तो के डी क्यू बाय में आर स्क्वायर, इतना हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल डीई की वैल्यू। अब हमें अगर ई नेट निकालना है तो वो हमारे पास कैसे आएगा, इंटीग्रेशन से, कौन से पार्ट का, कोस थीटा का, डीई कोस थीटा का इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक करेंगे, 0 से 2 पाई ए तक। क्यों किया 0 से 2 पाई है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होके इसकी पूरी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2 पाई। आपको पता है किसी सर्कल की, किसी रिंग की लेंथ निकालनी हो जिसकी रेडियस ए हो तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई है। तो हमने 0 से स्टार्ट करके कहां तक घूमे, 2 पाई है, इसलिए 0 से स्टार्ट करके 2 पाई तक लिमिट। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्यों, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में तो 0 से, फिर चले और हमने कहा था 2 पाई ए तक, इसलिए 0 से 2 पाई ए तक इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। डीई कोस थीटा की बात कर रहे हैं ई नेट निकालने के लिए। इसके बाद हमारे पास डीई है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये देखिए, ई नेट इज इक्वल टू है 0 से 2 पाई ए, इस ई नेट की वैल्यू यहां पे के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू में कोस थीटा, के डी क्यू बाय में आर स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। अब हमारे पास डी क्यू और कोस थीटा दो बातें हैं, इस डेरिवेशन को सोल्व करने के लिए डी क्यू चाहिए, एक कोस थीटा चाहिए। तो कोस थीटा कहां से आएगा, देखिए कोस थीटा, अगर मैं यहां से कोस थीटा देखो, देखिए एंगल रहा थीटा, यहां पे इस ट्रायंगल में इसमें कोस थीटा देखना है। कोस थीटा कैसे आता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इसके लिए बेस ये रहा एक्स, तो मैंने लिख दिया एक्स, हाइपोटेन्यूज इसके लिए कितना है आर, तो हमने क्या लिख दिया आर, तो ये कितना हो जाएगा कोस थीटा एक्स बाय में आर, इतना हमारे पास क्या आ गया, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार डीएक्स की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास क्या है डीएक्स है। तो डीएक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए, डी क्यू की वैल्यू देखियो, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी उसके बारे में बता देता हूं। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको लिखते हैं लैम्बडा से, इसे लिखते हैं लैम्बडा से। लीनियर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन में लेंथ, क्या होती है, चार्ज अपॉन में लेंथ होती है। कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो में समझाऊंगा, बट आप फिलहाल इतना समझो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन में लेंथ। यहाँ पे चार्ज कितना है डी क्यू, और लेंथ हमारे पास जो हमने मानी वो कितनी मानी, डीएल, क्योंकि स्मॉल लेंथ हमने कितनी मानी, डीएल, तो डी क्यू बाय डीएल। तो डी क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, लैम्बडा डीएल के बराबर हो जाएगा। अब डी क्यू की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू दोनों किसमें पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर, किस किस की, कोस थीटा और डी क्यू की वैल्यू। तो देखिए क्या होगा जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा, देखिए इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ए, यहाँ पे के लैम्बडा डीएल, बाय में हमारे पास क्या है आर स्क्वायर, और कोस इस डी क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब कोस थीटा की एक्स बाय में कितनी हो जाएगी आर, इसके बराबर हो जाएगी, एक्स बाय में आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए के कांस्टेंट है बाहर, लैम्बडा कांस्टेंट बाहर, एक्स कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर और आर भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमारी ये लेंथ फिक्स है आर, चेंज कौन सी लेंथ हो रही है, केवल डीएल, ये डीएल जुड़ेगा। देखिए डीएल, डी का मतलब होता है चेंज, एल जिसके साथ है, तो डीएल चेंज हो रही, एक्स आर आर स्क्वायर लैम्बडा, ये सब क्या है कांस्टेंट। बाहर क्या आएगा आर क्यूब आ जाएगा, अंदर कौन बचेगा डीएल 0 से 2 पाई बाय ए, डीएल 0 से 2 पाई बाय ए। अब इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं हम, तो क्या होगा, देखिए आपको पता है कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, इसलिए dl का इंटीग्रेशन कितना होगा l, और लिमिट होंगी 0 से 2 पाई बाय a। तो k लैम्बडा x बाय में आर क्यू, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई बाय a, लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस में 0, तो यहां पे क्या बचा हमारे पास, यहां पे बचेगा k लैम्बडा x बाय में आर क्यू इंटू 2 पाई बाय a।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। K लैम्डा x 2 पाई बाय a r क्यूब इतना बचेगा। अब इसके बाद देखिए लैम्डा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करेंगे, बड़ा इजी है। एक बार आपको एक डायग्राम आना चाहिए। इस कंपोनेंट का इंटीग्रेशन किया, डीई की वैल्यू पुट की और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। कैसे? देखिए लैम्डा क्या बताया, चार्ज अपॉन में लेंथ। क्या बताया मैंने? चार्ज अपॉन में लेंथ। तो लैम्डा हमारे पास चार्ज कितना, क्यों? पहले हमने लिया था स्मॉल चार्ज डी क्यों, अब हमने इंटीग्रेशन करके कंप्लीट कर दिया, तो कंप्लीट के ऊपर चार्ज कितना होगा, क्यों। तो क्या होगा, लेंथ कितनी, इस कंप्लीट रिंग की लेंथ देखो, मैंने अभी भी बताया 2 पाई ए। अगर किसी रिंग की किसी लेंथ निकालनी हो या किसी सर्कल की, तो आपको पता है सर्कल की लेंथ 2 पाई ए के बराबर होती है। तो क्या हुआ 2 पाई ए, यहां पे पुट करते हैं। इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि आर क्यूब की वैल्यू और निकाल लेते हैं। आर क्यूब की वैल्यू कैसे, इससे ये इक्वेशन देखो, ये ट्रायंगल रही, इस ट्रायंगल में कौन लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट। इस रूट को मैं क्या भी लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं। रूट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, आर की वैल्यू। आर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, आर क्यूब निकालना। हमें क्या निकालना, आर क्यूब। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आर क्यूब तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्यूब और पहले 1/2 था तो 3/2। कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय लगा इस ट्रायंगल में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, फिर इसका आर क्यूब निकाला तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो प्रीवियस इक्वेशन बनी थी उस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ई, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, के, और हमारे पास था लैम्डा 2 पाई बाय में ए आर क्यूब इंटू एक्स। इस इक्वेशन में हमने इसको क्या करना, पुट करना। आर क्यूब की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के, लैम्डा की वैल्यू ये पुट करेंगे क्या, बाय में 2 पाई बाय ए और इसके साथ है 2 पाई बाय एक्स। आर क्यूब की वैल्यू यहां से ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। 2 पाई ए से 2 पाई ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के क्यू एक्स बाय में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सिस ऑफ रिंग के ऊपर। क्या किया, डी कंपोनेंट के दो कंपोनेंट किए, सबसे पहला डी कोस थीटा डी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा कौन, डी कोस थीटा। डी कोस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आया ये बात। अब इसमें लैम्डा और आर क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, कहां से, यहां से निकाल के लैम्डा की और आर क्यूब, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ये होगा, देखिए ये रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू में के क्यू एक्स बाय में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। इसका स्पेशल केस देखेंगे। स्पेशल केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसके सेंटर के ऊपर मान लू, एट सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर के ऊपर। सेंटर ऑफ रिंग का मतलब ये पॉइंट उठा के यहां पे लेके आ, मतलब x कितना होगा, 0, मतलब x 0। इस इक्वेशन में हम x को क्या पुट कर दे, 0। तो E इज इक्वल टू के क्यू 0 बाय में ए स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 3/2, ये 0 हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेंटर के ऊपर पूछे रिंग के तो कितना होता है, 0 के बराबर आता है। ए बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का क्या देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम रहता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम कभी मिड में कहीं पे, उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, डाइपोल का बिहेवियर देखना, किसमें देखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहले जो हम इसकी हेडलाइन बना रहे उसी पे जाओ। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखोगे कि हमें कैसे पता चले कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान होती है, इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए सब एक दूसरे से। मेरे पे में भी ज्यादा कम बनती होगी तो हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वी डिस्टेंस, तो वो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे हम क्या करते हैं, डाइपोल को प्लेस कर देते हैं। ये हमने डाइपोल रख दिया इसके अंदर। ये कौन है, माइनस क्यू चार्ज, ये कौन है, प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसको पुट किया, डाइपोल को, और ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है 12, आपको पता है एक माइनस क्यू प्लस क्यू, और क्या कौन सी डिस्टेंस होती है, 12 के बराबर। अब जब किसी भी, आपको पता है कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास क्या आता है, फोर्स आता है। क्या आता है उसके पास, फोर्स। जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फोर्स कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। ये जो है इसकी तरफ फोर्स आएगा, एक फोर्स आएगा इसकी तरफ, ये फोर्स होगा वो कितना होगा, क्या हो, इंटू ई, क्योंकि चार्ज क्या हो, इंटू ई। ये फोर्स भी कितना होगा, क्या हो, इंटू ई। अब एक बात आती है, आपको ये बात नहीं पता होगी कि ये फोर्स क्या हो, ई कैसे आया, ये फोर्स क्या हो, ई कैसे आया। देखिए कैसे आया, मैं बताता हूं आपको। फोर्स का फार्मूला जो गुलाम सलाह ने बताया था, वो बताया था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी कि दोनों चार्ज सेम है तो Q1 लिख लिया। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है के Q बाय आर स्क्वायर, मतलब के Q बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ई, तो के Q बाय आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे मैं क्या कर दूं, पुट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इंटू ई। तो इस प्रकार हमने क्या किया, ये Q इंटू ई रखा है, ये Q इंटू ई, ये Q इंटू ई, और न्यूमेरिकली हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की बात नहीं करते हैं। देखते हैं आगे, जब किसी भी, देखिए जब किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो घूमना स्टार्ट हो जाता है, रोटेट करता है। क्यों रोटेट करता है, देखिए एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, ये इसको नीचे खींचेगा, ये इसको ऊपर लेके जाएगा, तो ऐसे क्या करना स्टार्ट कर दिया, रोटेट। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज कब रोटेट करती है, टॉर्क के कारण। किसके कारण करती है, टॉर्क। 11th क्लास में ये बातें आती है कि जब किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लगता है तो वो बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो जब किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर क्या काम करेगा, टॉर्क काम करेगा। कौन सा वो आएगा उसके ऊपर, टॉर्क आएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ लिखेंगे, उसके बाद ही डेरिवेशन सोल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे मैं बता देता हूं, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बोल रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं बोल के आपको बता देता हूं धीरे धीरे से। लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने सबसे पहले क्या माना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ए डाइपोल ऑफ लेंथ 12 इज प्लेस्ड इन दिस डाइपोल। हमने क्या किया, एक डाइपोल जिसकी लेंथ 12 है उसको किस में पुट कर दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। When a dipole is placed in a uniform electric field, then the torque comes into play. तब उसके ऊपर क्या आता है, टॉर्क आता है। तो ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। लिखेंगे let us consider a uniform electric field and a dipole having a 12 length is placed in this field. Whenever a dipole is placed in a uniform electric field, then torque comes into play. तो उसके ऊपर क्या आता है, टॉर्क आता है। ये बातें आपको लिखनी है। तो टॉर्क कैसे आएगा, देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये 11th क्लास की बात है। यदि टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फार्मूला याद रखना, आपको 12th क्लास में बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये फार्मूला। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू सही तो ये ले सकते हो, चाहे ये ले सकते हो, दोनों सेम है। देखो ये भी है और ये भी है, चाहे माइनस क्या हुई चाहे प्लस क्या हुई, और माइनस और प्लस कंसीडर नहीं करते किसके अंदर, मैग्नीट्यूड में। तो कितनी हो जाएगी, क्या इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए ये देखिए हमने ये फोर्स लिया, इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूं, डी मान लेता हूं। डी मान लो, ये एक्स मान लो आप इसको, क्योंकि डी हमने पहले कंसीडर कर रखा है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। तो देखिए ये फोर्स रहा, इस फोर्स के ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है फोर्स, और ये हमने क्या ली, एक्स डिस्टेंस, ये रहा फोर्स। तो ये इस फोर्स के और इस फोर्स के भी क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने इसको क्या लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा। ये हमारे पास थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हमारे पास जो टॉर्क होगा वो अब कितना होगा, क्या हो, इंटू ई इंटू एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हमारे पास, एक्स है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जिसके अंदर एक्स भी आए 2l भी आए। कहोगे ऐसा क्यों सर, क्यों, क्योंकि इसके अलावा कोई भी मेजरमेंट हमारे पास है नहीं, केवल हमें यही नेचुरली मिले हैं। इसलिए ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज।
इसके लिए परपेंडिकुलर x और हाइपोटेन्यूज 12। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 12 साइन थीटा। अब ये इक्वेशन नंबर थी फर्स्ट। अब क्या करेंगे, पुट x इंटू इक्वेशन फर्स्ट। इस x को किसमें पुट कर दे, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे। तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू माई क्यू इंटू ई, एक्स की जगह क्या रखेंगे 12 साइन थीटा। ये फार्मूला आने के बाद आपको यहां पे एक चीज दिखाई देगी, क्या, ये रहा क्यू, ये रहा 12 और क्यू और 12 मिलकर क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं, जिसको हम किससे लिखते हैं, P से। और P की वैल्यू क्या होती है, क्यू इंटू 12। तो ये इस क्यू इंटू 12 की जगह मैं क्या रखूंगा, P रखूंगा। जैसे इसकी जगह P रखूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू मैं P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया। जब हम किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे यूनिफॉर्म में, तो इतना टॉर्क आएगा जिसकी वैल्यू क्या थी, पीई साइन थीटा के बराबर थी। अब हमें क्या करना, देखिए जो साइन थीटा है, साइन थीटा को जब हटाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट आता है। 11th क्लास के वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा को हटाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट और कोस थीटा को हटाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट। इसलिए हमारे पास टॉर्क कितना हो जाएगा, पी क्रॉस ई, क्योंकि साइन थीटा को हटाएंगे क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट कब आएगा, कोस थीटा पे हटाएंगे तब आएगा। ये बात आपको 11th क्लास में पता होनी चाहिए। नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखिए मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ a डॉट बी, तो इसको लिखते हैं हम ए बी कोस थीटा। कहीं पे लिखा हुआ a क्रॉस बी, इसको लिखते हैं हम ए बी साइन थीटा। देखिए अगर मैं साइन थीटा हटा दूं तो ये बन जाएगा, ये हटा दूं तो ये बन जाएगा। यहाँ पे a का काम p कर रहा है, b का काम e कर रहा है। साइन थीटा को हटा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट बीच में आ गया, तो ये क्या आ गया, टॉर्क। तो ये हमारे पास इतना टॉर्क उसके ऊपर आएगा, ये भी फार्मूला, ये भी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं। इसमें पहला स्पेशल केस क्या होगा, देखिए पहला स्पेशल केस क्या हो सकता है इसका, वो केस क्या है, देखिए टॉर्क है पीई साइन थीटा। अगर मैं यहां पे थीटा को 90 डिग्री पुट कर दूं तो टॉर्क कितना हो जाएगा, P इंटू ई, जो कि कितना होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। अगर कोई पूछे कि एक नंबर में क्वेश्चन आता है ऐसा, आप याद रखना, आपको याद रखना पड़ेगा, एक नंबर में क्वेश्चन आता है ऐसा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इससे ज्यादा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नहीं होती है। आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से पता होगा कि कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 से ज्यादा हो। तो इस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1, और वो कहां पे होती है, 90 डिग्री। तो टॉर्क किसके बराबर होगा, पीई। इसी प्रकार सेकंड केस में टॉर्क इज इक्वल टू मैं पीई साइन थीटा। यहां पे थीटा को 0 पुट कर सकता हूं मैं, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो टॉर्क भी कितना है, 0। ये हमारे पास मिनिमम टॉर्क है। मिनिमम क्यों, क्योंकि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे होती है, 1 के बराबर। इसलिए मैक्सिमम टॉर्क पी, मिनिमम टॉर्क 0 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों स्पेशल केस भी आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगली बात इसी के अंदर, वो बात क्या होगी कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए देखो नॉन यूनिफॉर्म ऐसे बनाएंगे, ये ना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने डाइपोल को पुट कर दिया, माइनस क्या हो और प्लस क्या हो, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब है नॉन यूनिफॉर्म, फोर्स कितना है, क्या हो इंटू ई, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर अलग है, इस पॉइंट के ऊपर अलग है, तो ये फोर्स F2 होगा, ये फोर्स F1 होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज तो सेम है, वो बात सही है, बट यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग होगा। मैंने पहले ही बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई की वैल्यू अलग अलग हो, इस पॉइंट के ऊपर अलग होगी, इस पॉइंट के ऊपर अलग अलग होगी। यहाँ पे प्लस क्या हो चार्ज, यहाँ पे माइनस क्या हो, चार्ज तो सेम है बट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इसलिए F1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब डिपेंड करता है ये डाइपोल कैसे मूव करेगा, कैसे टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। अगर F1 ग्रेटर देन F2 है, अगर F1 की वैल्यू ग्रेटर है F2 से, तो ये किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि F1 ग्रेटर देन F2, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये कम, तो इस तरफ जाएगा। अगर इसका उलट हो जाए, F2 इज ग्रेटर देन F1, इनके F2 की वैल्यू ज्यादा और F1 की कम, तो ये किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा, उस तरफ क्या लगेगा, कम फोर्स लगेगा। बात है इसमें। अगर हमारे पास
एक बात और दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको काम आएंगी वो बता देता हूं। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पे टॉर्क है वो जीरो के बराबर नहीं होता। अभी अभी बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क किसके बराबर होता है, पी साइन थीटा या पी क्रॉस सी। बट फोर्स यहां पे कितना होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि एक तरफ होता प्लस क्या हुई, एक तरफ होता माइनस क्या हुई, दोनों को क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल। इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क जीरो नहीं होता, फोर्स जीरो होता है। बट अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क भी जीरो नहीं होता और फोर्स भी जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि F2 की वैल्यू अलग है, F1 की वैल्यू अलग है। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क जीरो होता ना फोर्स जीरो होता। तो बच्चों ये थे हमारे आज के टॉपिक और आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। देखिए बच्चों, आप वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट आप कीजिए, क्योंकि कोई भी गाड़ी तभी चलती है जब उसको पेट्रोल मिलता है। आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी थोड़ा जो हमारा हौसला वो बढ़ेगा और हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाएंगे। और इसी चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएंगी, आप देखते रहिए। आपको इजी से इजी टॉपिक मैंने प्रोवाइड किए हैं, इससे इजी डेरिवेशन फिजिक्स के नहीं हो सकते। अगर आप ये पढ़ोगे तो आपका जो फिजिक्स का फोबिया है, डर है, वो दूर हो जाएगा। थैंक यू।